सो हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। सो अगर आप मेरे चैनल पे पहली बार आए हो, सो लेट मी इंट्रोड्यूस माई सेल्फ। माई नेम इज़ अनन्या शर्मा एंड आई एम योर कॉमर्स गाइड। तो इस चैनल पे आपको बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव वीडियोस मिलेंगी। सो डू नॉट फॉरगेट टू सब्सक्राइब, शेयर एंड लाइक माई चैनल। तो आज हम अपना दूसरा सब्जेक्ट बिजनेस मैनेजमेंट शुरू करने वाले हैं, जिसका हम चैप्टर नंबर 1 मैनेजमेंट पढ़ेंगे। सो बिना देरी करे लेट्स गेट स्टार्टेड। तो सबसे पहले समझो मैनेजमेंट का मतलब क्या होता है। तो अगर मैं आपको सिंपली समझाऊँ तो मैनेजमेंट का मतलब होता है दूसरे लोगों से हम काम करवाएं एफिशिएंटली और एफिशिएंटली। ठीक है, तो यानी मैनेजर खुद सारा काम नहीं करता, वो प्लानिंग करता है, गाइड करता है, कंट्रोल करता है और एम्प्लॉय से काम करवाता है। अब दो लोगों ने कुछ डेफिनेशंस दी थी। तो सबसे पहले जो डेफिनेशन दी थी वो थे हैरोल्ड कुंट्ज। उन्होंने बोला मैनेजमेंट इज़ द आर्ट ऑफ गेटिंग थिंग्स डन थ्रू पीपल एंड विथ पीपल। देन हमारे एफ डब्ल्यू टेलर ने भी एक मैनेजमेंट की डेफिनेशन दी थी। उन्होंने बोला मैनेजमेंट इज़ द आर्ट ऑफ नोइंग व्हाट टू डू एंड सीइंग दैट इट इज़ डन इन द बेस्ट एंड चीपेस्ट वे। अगर मैं आपको एग्जाम्पल देके समझाऊँ कि मैनेजमेंट का क्या मतलब होता है, तो उसका मैं आपको ये एग्जाम्पल दूंगी कि मान लो अगर एक कॉलेज में फेस्ट ऑर्गेनाइज हो रहा है, तो डेकोरेशन कौन करेगा, बजट कौन संभालेगा, कौन स्पॉन्सर लाएगा, कौन टाइमिंग मैनेज करेगा, ये सब कोऑर्डिनेट करने को ही हम मैनेजमेंट कहते हैं। नाउ वी हैव सम इंपॉर्टेंट टर्म्स। तो इसके बीच में सब बहुत कन्फ्यूज होते हैं दैट व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन एफिशिएंसी एंड इफेक्टिवनेस। तो सबसे पहले सोचो, एफिशिएंसी मतलब काम को मिनिमम कॉस्ट और मिनिमम टाइम में करना। जैसे अगर 10 वर्कर्स का काम 8 वर्कर्स कर एफिशिएंटली कर दें तो उसको हम एफिशिएंसी कहते हैं। एंड व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ इफेक्टिवनेस? इसका मतलब है राइट वर्क को कंप्लीट करना, मतलब उसी टाइम पे जो आपको डेडलाइन दी हुई है उसी टाइम पे आप काम करो। ठीक है, जैसे अगर मैं आपको एग्जांपल दूँ तो एग्ज़ाम के इंपॉर्टेंट टॉपिक्स पढ़ना इंस्टेड ऑफ रैंडम टॉपिक्स। नाउ वी हैव फीचर्स या फिर नेचर्स ऑफ मैनेजमेंट। तो सबसे पहले आता है गोल ओरिएंटेड। मैनेजमेंट हमेशा ऑब्जेक्टिव्स अचीव करने के लिए होता है। जैसे कंपनी का गोल सिर्फ प्रॉफिट कमाना होता है, मतलब इट्स नॉट ओनली द प्रॉफिट वाला टर्म, बट उसका एक गोल है कि आपको प्रॉफिट अर्न करना है। देन वी हैव यूनिवर्सल प्रोसेस। इसका मतलब हर जगह मैनेजमेंट यूज़ होता है। आप स्कूल में भी देखते हो, आपका स्कूल का कितना अच्छा मैनेजमेंट है, हॉस्पिटल, कंपनी, गवर्नमेंट ऑफिस, सबको मैनेजमेंट चाहिए। अब आता है कॉन्टीन्यूस प्रोसेस। इसका मतलब है मैनेजमेंट कभी स्टॉप ही नहीं होता। आप प्लानिंग करोगे, ऑर्गेनाइजिंग करोगे, स्टाफिंग करोगे, डायरेक्टिंग करोगे, कंट्रोलिंग करोगे, ये कॉन्टीन्यूसली चलता रहता है। एक बार ये सब कंप्लीट हो गया, देन आप दूसरी बार ये सब करोगे। देन वी हैव ग्रुप एक्टिविटी। तो मैनेजमेंट एक पर्सन का ही काम नहीं है, ये टीम वर्क होता है। जैसे क्रिकेट टीम में कैप्टन अकेला थोड़ी ना मैच खेल सकता है या अकेला थोड़ी ना मैच जीत सकता है, इसलिए ग्रुप एक्टिविटी होती है, बहुत सारे लोग चाहिए होते हैं मैनेजमेंट के लिए। देन वी हैव डायनेमिक फंक्शन। इसका मतलब है मैनेजमेंट एनवायरनमेंट के अकॉर्डिंग चेंज होता है। जैसे ऑनलाइन बिजनेस और एआई के टाइम में कंपनीज नए मेथड यूज़ कर रही है। देन वी हैव इंटेंजिबल फोर्स। इसका मतलब होता है हम मैनेजमेंट को टच नहीं कर सकते, बट उसके रिजल्ट्स देख सकते हैं। जैसे गुड मैनेजमेंट अगर है तो प्रॉफिट बहुत ज़्यादा होगा, आपको डिसिप्लिन बहुत ज़्यादा देखने को मिलेगा, सक्सेस बहुत ज़्यादा होगी उस कंपनी की जहाँ पे अच्छा मैनेजमेंट है। देन वी हैव दैट मैनेजमेंट इज़ बोथ साइंस एंड आर्ट। साइंस क्यों कहते हैं? क्योंकि इसमें प्रिंसिपल होते हैं एंड इसकी सिस्टमेटिक नॉलेज होती है। अब हम आर्ट इसे क्यों कहते हैं? बिकॉज इसमें स्किल्स और एक्सपीरियंस बहुत ज़रूरी होता है। जैसे सेम थ्योरी पढ़ने के बाद भी हर मैनेजमेंट इक्वली सक्सेसफुल नहीं होता। अगर मैनेजर ही अच्छी तरीके से कंट्रोल नहीं कर पा रहा अपने स्टाफ को, अच्छे से अपने स्टाफ को ऑर्डर नहीं दे पा रहा, तो आपकी कंपनी सक्सेसफुल नहीं हो पाएगी। इस वजह से मैनेजमेंट इज़ बोथ आर्ट एंड साइंस। अब आ जाते हैं फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट पे। तो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और ये आपके लॉन्ग आंसर्स में भी आता है। तो आपके 5 मेन फंक्शन होते हैं: प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग एंड कंट्रोलिंग। सबसे पहले हम पढ़ते हैं प्लानिंग। प्लानिंग का क्या मतलब होता है कि फ्यूचर में आपको क्या करना है और कैसे करना है, ये सब डिसाइड करना प्लानिंग कहते हैं। जैसे एग्जाम प्रिपरेशन के टाइम आप सब टाइम टेबल बनाते हो कि इतने बजे से इतने बजे तक हम खाना खाएंगे, इतने बजे से इतने बजे तक हम पढ़ेंगे एंड इतने बजे हम ब्रेक लेंगे। ये अब प्लानिंग के फीचर्स क्या है? पहला है ये फ्यूचर ओरिएंटेड है, दूसरा डिसीजन मेकिंग है एंड गोल फोकस्ड है। देन वी हैव ऑर्गेनाइजिंग। ऑर्गेनाइजिंग का मतलब होता है रिसोर्सेज और वर्क को अरेंज करना। जैसे अगर आपके कॉलेज में इवेंट है तो डेकोरेशन टीम अलग होगी, फूड टीम अलग होगी, फाइनेंस टीम अलग होगी, इन सबको हम डिवाइड करने को ही ऑर्गेनाइजिंग कहते हैं। देन वी हैव स्टाफिंग। स्टाफिंग मतलब राइट पर्सन को राइट जॉब देना। अब एक बात बताओ, अगर मैं टीचिंग करती हूँ, मुझे आप कुछ टेक्नोलॉजी से रिलेटेड दे दोगे तो मैं वो उतने अच्छे से नहीं कर पाऊँगी जितना अच्छा सा टेक्निकल इंसान करेगा। तो इसी वजह से राइट पर्सन को राइट जॉब देना हम स्टाफिंग कहते हैं, जिसमें आपके आते हैं रिक्रूटर, सिलेक्शन एंड ट्रेनिंग।
देन वी हैव डायरेक्टिंग, जिसका मतलब होता है एम्प्लॉयज़ को गाइड करना, मोटिवेट करना और सुपरवाइज़ करना। जैसे मान लो कि आज आप एक कंपनी में बहुत अच्छा काम कर रहे हो, आपकी वजह से कंपनी को बहुत ज़्यादा प्रॉफिट हो रहा है, बट अगर आपको आपके बॉस से अप्रिसिएशन ही नहीं मिलेगा, कुछ मोटिवेशन ही नहीं मिलेगा, सो आप भी थोड़ा डिमोटिवेटेड हो जाओगे कि भाई मैं तो इतना अच्छा कर रही हूँ बट स्टिल मुझे कोई अप्रिसिएशन नहीं मिल रहा, कुछ बोनस नहीं मिल रहा। तो आप फिर करोगे क्या, करोगे कि रैंडम और नॉर्मल एम्प्लॉयज़ की तरह काम करने लगोगे। ठीक है, जिसमें डायरेक्टिंग में आती है आपकी लीडरशिप, मोटिवेशन एंड कम्युनिकेशन। देन वी हैव कंट्रोलिंग। इसमें क्या होता है कि हम चेक करना होता है कि वर्क प्लान के अकॉर्डिंग हो रहा है या नहीं। जैसे अगर कोई कंपनी है तो वो क्या देखेगी कि मंथली सेल्स टारगेट कंप्लीट हो रहा है या नहीं, सब कुछ अच्छे से हो रहा है या नहीं। अब आ जाते हैं प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट में। तो फ्योल ने कुछ आपको प्रिंसिपल दिए हैं मैनेजमेंट के। तो प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट का मतलब क्या होता है कि कुछ गाइडलाइंस जो मैनेजर के लिए बने होते हैं। तो 14 प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट बाय हेनरी फ्योल इज़, पहला है डिवीजन ऑफ वर्क, मतलब स्पेशलाइजेशन से एफिशिएंसी बढ़ती है। जैसे अकाउंटेंट सिर्फ अकाउंट हैंडल करेगा, जो फाइनेंस से रिलेटेड चीज़ें हैं वो सब फाइनेंस टीम करेगी, जो भी दूसरी चीज़ों से रिलेटेड है वो दूसरी टीम करेगी, जो टीचिंग से रिलेटेड है वो टीचर करेंगी। तो सही इंसान को सही वर्क देना, डिवाइड करना वर्क को। अगर एक ही इंसान पे आप 2-3 चीज़ें दे दोगे तो वो उतनी एफिशिएंटली काम नहीं कर पाएगा, बिकॉज उसके ऊपर बहुत ज़्यादा प्रेशर होगा कि कौन सा काम पहले करना है, क्या करना है, क्या नहीं करना। इस वजह से वर्क को इक्वली डिवाइड करो, जिससे किसी भी इंसान को, किसी भी एम्प्लॉय को ओवरलोड ना लगे। देन वी हैव अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी। इसका मतलब पावर के साथ रिस्पॉन्सिबिलिटी भी होनी चाहिए, जैसे मैनेजर को डिसीजन की पावर भी मिले और वो उतना ही अकाउंटेबल हो। देन वी हैव डिसिप्लिन। इसका मतलब है रूल्स फॉलो करना बहुत ज़्यादा नेसेसरी है। जैसे अगर आप कहीं जॉब पे गए हो तो आपको पता है कि आपको 10 AM शार्प वहाँ पे पहुँचना ही है। आप लेट होते हो तो आपकी डांट पड़ती है। तो दिस इज़ डिसिप्लिन कि आप शार्प जो आपको टाइम दिया है उसी पे पहुँच रहे हो। देन वी हैव यूनिटी ऑफ कमांड। इसका मतलब है एक एम्प्लॉय को सिर्फ एक बॉस से ऑर्डर मिलने चाहिए, नहीं तो बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन क्रिएट होती है। अब देखो, आप एक सब्जेक्ट पढ़ रहे हो, अगर आपके एक टीचर के अकॉर्डिंग पढ़ोगे तो ही आपको अच्छा लगेगा। आप अगर आप 10 टीचर्स के अकॉर्डिंग पढ़ोगे, उनके रूल्स अलग होते हैं, उनके पढ़ाने के तरीके अलग होते हैं, तो आप बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज हो जाओगे कि किसके तरीके आपको फॉलो करने चाहिए। इस वजह से ये चीज़ आप कंपनी में, बिजनेसेस में देखोगे कि एक एम्प्लॉय का सिर्फ एक ही बॉस होता है। देन वी हैव यूनिटी ऑफ डायरेक्शन, जिसका मतलब है सेम ऑब्जेक्टिव के लिए वन प्लान बनाना। जैसे मार्केटिंग टीम का एक ही कंपेन गोल होना चाहिए। अब आ जाते हैं सबऑर्डिनेशन ऑफ इंडिविजुअल इंटरेस्ट। इसका मतलब है पर्सनल इंटरेस्ट से पहले आप ऑर्गेनाइजेशन का इंटरेस्ट देखोगे। मतलब आप पर्सनल गोल्स कंप्लीट करने से पहले आपको ये देखना है कि ऑर्गेनाइजेशनल गोल कंप्लीट हो रहे हैं या नहीं। आप ये देखोगे कि जो भी जिससे हमारी ऑर्गेनाइजेशन का प्रॉफिट हो रहा है वो हो रहा है या नहीं। अगर आपको कोई दूसरी कंपनी आके मैनिपुलेट करती है कि आप हमको अपनी कंपनीज़ के आइडियाज़ बता दो, आप क्या कर रहे हो या आपका फ्यूचर प्रोजेक्ट क्या है, अगर आप ये सब बता दोगे और वो कंपनी बोले कि हम आपको इतने पैसे देंगे या हम आपको अपनी कंपनी में ऊंची पोस्ट पर रख लेंगे, तो ये आप ना डिसऑनेस्ट हो रहे हो अपनी कंपनी के साथ। तो हमेशा पर्सनल इंटरेस्ट से पहले आपको ऑर्गेनाइजेशन के इंटरेस्ट रखने चाहिए। देन वी हैव रेम्यूनरेशन, जिसका मतलब है एम्प्लॉयज़ को फेयर सैलरी मिलनी चाहिए। अगर आपकी टाइम है कि आपको 8 घंटे तक ही काम करना है और अगर कोई एम्प्लॉय एक्स्ट्रा काम करे देन आपको उसको 2 घंटा जो वो एक्स्ट्रा काम कर रहा है उसके लिए बोनस देना चाहिए। एम्प्लॉयज़ को फेयर सैलरी मिलेगी तो ही वो सबऑर्डिनेशन ऑफ इंडिविजुअल इंटरेस्ट कर पाएगा, तभी वो अपने इंटरेस्ट से पहले ऑर्गेनाइजेशन के बारे में सोचेगा। क्यों? क्योंकि इससे लगेगा ये ऑर्गेनाइजेशन भी तो मेरे बारे में सोच रहे हैं, तो आई शुड ऑल्सो बी लॉयल इनफ टू दिस ऑर्गेनाइजेशन। अब आ जाता है सेंट्रलाइजेशन और डिसेंट्रलाइजेशन। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे सेंट्रलाइजेशन। इसका मतलब है डिसीजन पावर कितनी टॉप मैनेजमेंट के पास रहेगी। ओके, देन वी हैव स्केलर चेंज, जिसका है टॉप से बॉटम तक अथॉरिटी चेंज। जैसे सबसे पहले कंपनी का CEO होता है, उसके बाद मैनेजर होता है, उसके बाद सुपरवाइजर होता है, देन वी हैव वर्कर्स ऑफ आवर कंपनी। तो ये एक चेन बनी हुई होती है कि टॉप पे कौन है, उसके बाद कौन आता है, उसके बाद कौन आता है। देन वी हैव ऑर्डर। ऑर्डर का होता है कि राइट थिंग आपको राइट जगह पे ही मिलनी चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि आप लाइब्रेरी बुक्स देखने के लिए जा रहे हो पर वहाँ पे तो आपको कप्स मिल रहे हैं। तो हर एक चीज़ उसकी स्पेसिफिक जगह पे ही मिलनी चाहिए। अब आ जाते हैं हम इक्विटी। इक्विटी मतलब एम्प्लॉयज़ के साथ फेयर बिहेवियर करना। मतलब कोई किसी भी तरीके का ना डिस्क्रिमिनेशन नहीं होना चाहिए, किसी की कास्ट को लेकर, रिलीजन को लेकर, जेंडर को लेकर, कुछ भी डिस्क्रिमिनेशन नहीं होना चाहिए। यू शुड बी फेयर विद ऑल योर एम्प्लॉयज़। देन वी हैव स्टेबिलिटी ऑफ टेन्योर, जिसका मतलब है एम्प्लॉयज़ को जॉब सिक्योरिटी मिलनी चाहिए। जैसे अगर आपने नोटिस करा होगा कि किसी भी कोई भी कंपनी में कोई नया इंसान जाता है तो 1 साल तक उसको हम नॉर्मल काम करवाते हैं, देन हम उसको परमानेंट रख लेते हैं कि ओके नाउ यू आर परमानेंट, अब हम आपको ऐसे ही इस जॉब से नहीं निकालेंगे। देन वी हैव इनिशिएटिव। इसका मतलब है कि आपको एम्प्लॉयज़ को भी चांस देना चाहिए कि वो अपने आइडियाज़ आप तक पहुँचाए। आपको उतनी उनको अथॉरिटी देनी चाहिए कि वो
आप तक अपने आइडियाज़ पहुँचाए। कभी कभी ऐसा होता है कि एम्प्लॉयज़ के आइडियाज़ बॉस के या सीईओ के आइडियाज़ से काफ़ी ज़्यादा बेहतर होते हैं, बिकॉज यू नेवर नो कब किसका आइडिया कहाँ काम आ जाए। सो इस वजह से आपको इतना एम्प्लॉय को इनिशिएटिव देना चाहिए। देन वी हैव स्पिरिट द कॉर्प्स, जिसका मतलब है टीम स्पिरिट मेंटेन करना। अगर टीम में यूनिटी ही नहीं रहेगी, हर कोई आपस में लड़ेंगे, तो मैनेजमेंट कैसे ठीक होगा? आप अच्छे गोल्स पूरे ही नहीं कर पाओगे अपनी कंपनी के लिए। तो ये टीम स्पिरिट, यूनिटी आपकी कंपनी में होना काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। देन वी हैव मैक्स वेबर्स ब्यूरोक्रेटिक मैनेजमेंट थ्योरी। तो इनके हिसाब से ये कहते हैं कि ऑर्गेनाइजेशन को स्ट्रिक्ट रूल्स और हायरार्की के अकॉर्डिंग चलना चाहिए, ताकि आप गोल्स अचीव कर पाओ, एफिशिएंसी बहुत ज़्यादा होए, डिसिप्लिन रहे और प्रिडिक्टेबिलिटी होना चाहिए। अगर हम फीचर्स पढ़ेंगे कि इन्होंने क्या फीचर्स दिए मैनेजमेंट के, तो इनके कुछ फीचर्स हैं जैसे डिवीजन ऑफ वर्क। हर एम्प्लॉय का फिक्स्ड वर्क होना चाहिए। किसी भी एम्प्लॉय को ये नहीं कि वही एम्प्लॉय मैनेजमेंट भी देख रहा है, फिर वही एम्प्लॉय अकाउंट्स भी देख रहा है, सब कुछ नहीं। हर एक एम्प्लॉय का अपना अपना काम होना चाहिए। देन वी हैव हायरार्की ऑफ अथॉरिटी, जिसका मतलब है टॉप टू बॉटम अथॉरिटी स्ट्रक्चर चलना चाहिए। जैसे पहले डायरेक्टर आएगा, उसके बाद मैनेजर होता है, फिर सुपरवाइजर होता है। ऐसे नहीं कि डायरेक्टर ने सीधे जाके वर्कर से बात कर ली, नहीं, एक आपका हायरार्की होनी चाहिए अथॉरिटी की। देन वी हैव रूल्स एंड रेगुलेशन, जिसका मतलब है सब रूल्स के अकॉर्डिंग काम करेंगे। ये नहीं कि कोई टाइम पे ही नहीं आ रहा, कुछ डिसिप्लिन ही नहीं है, रूल्स ही फॉलो नहीं हो रहे एंड बुली कर रहे हैं एम्प्लॉयज़ एक दूसरे को, तो ये सब नहीं होना चाहिए। एवरीथिंग शुड बी अकॉर्डिंग टू रूल्स एंड रेगुलेशंस। देन वी हैव इन पर्सनल रिलेशनशिप, पर्सनल फीलिंग्स नहीं, सिर्फ ऑफिशियल रिलेशन आपको कंपनी में बना के चलने चाहिए। ऐसे नहीं कि आप पर्सनली आपने फ्रेंडशिप कर ली अपने बॉस से और उसके बाद आप नॉर्मली इनफॉर्मल वे में बिहेव कर रहे हो। नो, इट शुड नॉट बी देयर इन एन ऑर्गेनाइजेशन। आपको हमेशा ऑफिशियल एंड बहुत अच्छे से बिहेव करना चाहिए। देन वी हैव मेरिट बेस्ड सिलेक्शन, जो कहता है कि प्रमोशन क्वालिफिकेशन और परफॉर्मेंस से ही आप सिलेक्शन करो। ये नहीं कि अगर कोई आपका अच्छा दोस्त बन गया है, ये चीज़ तो होनी नहीं चाहिए। पहली बात, कोई पर्सनल रिलेशनशिप नहीं बननी चाहिए, बट स्टिल अगर कुछ ऐसी चीज़ है और आप उसको प्रमोशन दे रहे हो तो ये गलत होता है। प्रमोशन सिर्फ क्वालिफिकेशन और परफॉर्मेंस से ही देना चाहिए। देन वी हैव रिटन डॉक्यूमेंट्स, जो कहते हैं कि सारे रिकॉर्ड्स रिटन फॉर्म में मेंटेन करने चाहिए। अब आ जाओ कुछ एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस जो इन्होंने दिया है। तो एडवांटेजेस क्या है कि आपको डिसिप्लिन मिलेगा, क्लियर अथॉरिटी रहती है, एफिशिएंसी बहुत होती है और लेस फेवरेटिज्म होता है, जो कि बहुत अच्छी चीज़ है। बट डिसएडवांटेजेस क्या है इनके? इनके कुछ डिसएडवांटेजेस हैं कि बहुत ज़्यादा रूल्स हो जाते हैं फॉलो करने के लिए, डिसीजन मेकिंग स्लो हो जाती है, क्योंकि अथॉरिटी पहले डायरेक्टर होगा, देन मैनेजर, उसके बाद सुपरवाइजर, देन आपके वर्कर्स तक इन्फॉर्मेशन पहुँचेगी, तो बहुत ज़्यादा स्लो डिसीजन मेकिंग हो जाती है। देन क्रिएटिविटी लेस हो जाती है, क्योंकि आप आपस में उतना अच्छे से कनेक्ट नहीं कर पा रहे। देन इतने ज़्यादा रूल्स एंड रेगुलेशन से कभी कभी ऐसा होता है कि एम्प्लॉयज़ भी फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं। अब मैं बताऊंगी कुछ कुछ ऐसी ऑर्गेनाइजेशन जो ब्यूरोक्रेटिक स्ट्रक्चर को फॉलो करते हैं। इसमें आते हैं बैंक्स, रेलवेज एंड यूनिवर्सिटीज़। देन वी हैव मीन्स बैक 10 मैनेजरियल रोल। तो इन्होंने इन 10 रोल्स को 3 पार्ट में डिवाइड करा है। पहला है इंटरपर्सनल रोल, जिसका मतलब है फिगर हेड, मतलब मैनेजर को एकदम फॉर्मल हेड, एक फिगर हेड की तरह परफॉर्म करना चाहिए। जैसे मैनेजर इवेंट इनॉग्रेट भी करता है। देन वी हैव लीडर, जिसका मतलब है एम्प्लॉयज़ को मोटिवेट और गाइड भी करना चाहिए मैनेजर को। अगर आप मोटिवेट ही नहीं करोगे अपने एम्प्लॉयज़ को, तो वो फिर काम उतने अच्छे से नहीं करेंगे, उतनी एफिशिएंटली काम नहीं करेंगे। देन वी हैव लिसन, जिसका मतलब है डिफरेंट डिपार्टमेंट और आउटसाइडर से कनेक्शन मेंटेन करना। डिफरेंट डिपार्टमेंट से भी मैनेजर के बहुत अच्छे रिलेशनशिप होनी चाहिए। देन सेकंड आता है हमारे कैटेगरी इंफॉर्मेशनल रोल, जिसका मतलब है पहला मॉनिटर। इसमें आता है कि इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करना चाहिए मैनेजर को, जैसे मार्क्स ट्रेंड्स चेक करना। मैनेजर को बहुत सारे काम करने चाहिए। देन सेकंड है डिसमिनेटर, जिसका मतलब है इन्फॉर्मेशन एम्प्लॉय तक पहुंचाना। ऐसे नहीं कि अपने तक आ गई वही रख दी, नहीं, आप एम्प्लॉय से कम्युनिकेट करो ताकि एम्प्लॉय मोटिवेट हो। देन वी हैव स्पोक्स पर्सन, जिसका मतलब है ऑर्गेनाइजेशन को रिप्रेजेंट करना आना चाहिए मैनेजर को, जैसे प्रेस कॉन्फ्रेंस अटेंड करना। इसके बाद आपका आता है डिसीजनल रोल्स, जिसमें आता है एंटरप्रेन्योर, न्यू आइडियाज़ और इनोवेशन लेना चाहिए उन्हें। डिस्टर्बेंस हेल्डर, मतलब प्रॉब्लम सॉल्व करनी चाहिए। वर्कर स्टाइल हैंडल करना चाहिए, वर्कर स्टाइल हैंडल करना चाहिए। देन वी हैव रिसोर्स एलोकेटर, जिसका मतलब है रिसोर्सेज को डिवाइड करना चाहिए, बजट एलोकेट करो, आप अच्छे से रिसोर्सेज को डिवाइड करो। ये नहीं कि आपको पता ही नहीं आपकी सारी रिसोर्सेज कैसे हो रही है। देन नेगोशिएटर, डील्स और एग्रीमेंट करना। ऐसे नहीं कि किसी सप्लायर ने बोला कि मैं 10 लाख में ये सामान दूंगा, बट आपको क्या, आपको तो अपना प्रॉफिट कमाना है ना, तो आप उसको बोलो नहीं सर आप 12 लाख तक ले सकते हैं। आपको नेगोशिएट करना भी आना चाहिए। देन वी हैव एडमिनिस्ट्रेशन एंड मैनेजमेंट में डिफरेंस। ये टेबल एग्जाम में डायरेक्टली आ सकती है, तो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो सबसे पहले मतलब समझो, एडमिनिस्ट्रेशन क्या करता है, वो पॉलिसीज़ बनाता है एंड मैनेजमेंट उन पॉलिसीज़ को इम्प्लीमेंट करता है। एडमिनिस्ट्रेशन टॉप लेवल होता है, मैनेजमेंट मिडल एंड लोअर लेवल में आता है।
एडमिनिस्ट्रेशन का मेन काम है डिसीजन लेना एंड मैनेजमेंट का काम है वर्क एग्जीक्यूट करना। एडमिनिस्ट्रेशन फोकस करता है क्या करना है, व्हाट टू डू, एंड मैनेजमेंट फोकसेस ऑन हाउ टू डू। अथॉरिटी, एडमिनिस्ट्रेशन के पास ज़्यादा अथॉरिटी होती है एंड मैनेजमेंट के पास कंपैरेटिवली लेस अथॉरिटी होती है। देन वी हैव नेचर, एडमिनिस्ट्रेशन का थिंकिंग नेचर है एंड मैनेजमेंट का डूइंग फंक्शन है। देन वी हैव एग्जाम्पल जैसे बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स हो गए एंड मैनेजमेंट में आते हैं मैनेजर्स एंड सुपरवाइजर्स। अगर मैं आपको सिंपल एग्जाम्पल दूँ तो एडमिनिस्ट्रेशन में आता है कॉलेज के प्रिंसिपल्स जो रूल्स बनाते हैं, मैनेजमेंट में आता है टीचर्स और स्टाफ जो उन रोल्स को इम्प्लीमेंट करते हैं। ये कुछ मैंने आपको 1 लाइन रिवीजन दिए हैं, ये सब ध्यान से पढ़ के जाओ। ये देन वी हैव दिस 1 लाइन रिवीजन एंड इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन। एंड मैंने आपको ये बता दिया आपको कैसे प्रेप करना चाहिए, कैसे प्रेजेंटेशन करनी चाहिए, परफेक्ट आंसर आप कैसे देंगे। सो आई होप यू लाइक्ड माई वीडियो। दिस चैप्टर इज़ नाउ एंडेड। इसमें जो जो चीज़ थी, जो जो इंपॉर्टेंट था, मैंने आपको सब बहुत अच्छे से समझा दिया। आई डोंट थिंक सो इस चैप्टर में कुछ भी रखा है एंड आई कैन राइट इट ऑन द पेपर कि इस चैप्टर को, इस वीडियो को गो थ्रू करने के बाद, इस वीडियो को अच्छे से देखने के बाद, इस पीपीटी को गो थ्रू करने के बाद आई डोंट थिंक सो कि आपको किसी भी चीज़ में अब प्रॉब्लम आएगी। आई थिंक दिस वॉज मोर देन इनफ बिकॉज इसमें मैंने आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, प्रेजेंटेशन टिप्स एंड आंसर स्ट्रक्चर कैसा होना चाहिए मैंने आपको सब बता दिया है। सो दैट वाज इट फ्रॉम माय साइड। आई होप कि इसमें कुछ भी चीज़ नहीं रही है और अगर आपको लगता है कि कुछ रह गया है सो प्लीज़ कमेंट करो एंड इफ़ यू वांट द PDF आई जस्ट कमेंट PDF एंड आई सेंड यू द PDF। सो दैट्स इट फ्रॉम माय साइड, दैट्स इट फ्रॉम दिस चैप्टर। नाउ दिस चैप्टर इज completed. Thank you so much everyone for watching my video. If you like this video, please like, share and subscribe my channel. Thank you. Bye.